नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 6 to 52A के जो महत्वपूर्ण प्रोविजन है। तो अभी हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6 to 20 तक। ओके, तो 6 से लेकर 20 तक जो परिभाषाएं दी गई हैं, यानी अगर ओवरऑल बात की जाए तो सेक्शन 6 to सेक्शन 52A दे आर टॉकिंग अबाउट द जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी सामान्य स्पष्टीकरण की इसमें बात की गई है। तो सामान्य स्पष्टीकरण का जो पहला भाग है, जो आज अभी हम इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है सेक्शन 6 to 20 तक। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए, जैसे ही आप शुरुआत करेंगे आपको पहले याद करना है कि इसमें क्या नहीं आता है। तो पहली चीज सेक्शन 13, सेक्शन 15 और 16। ओके, तो सेक्शन 13 एंड 15 एंड 16, ओके, इन तीन परिभाषाओं को हटा दिया गया है। तो जब भी आप सेक्शन 6 to 20 तक की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या नहीं है, 13, 15, 16 ये परिभाषाएं इसमें नहीं दी गई हैं। सबसे पहले आप इस चीज को याद कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 6 में कहा गया डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कि अब इसमें आईपीसी किसकी बात करती है, आईपीसी बात करती है कुछ अपराधों की, यानी ऑफेंसेस की डेफिनेशन दी गई है, और इसके अलावा इसमें बात की गई है पनिशमेंट की। तो जब भी हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो जनरल एक्सप्लेनेशंस में जो सेक्शन 6 है, कि जो भी परिभाषा दी गई है, किसी भी अपराध की जो भी परिभाषा दी गई है वो सारे अपवादों के अधीन होगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्डर की बात करते हैं कि मर्डर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 300 में दी गई है, इसका पनिशमेंट दिया गया है 302 में दिया गया है। तो सेक्शन 300 में हम फिर से जो अपवाद है उसे रिपीट करने वाले नहीं है कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years कैन नॉट कमिट एनी ऑफेंस, ठीक है ना, 7 साल से छोटा बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता, मर्डर नहीं कर सकता। तो एक बार जितने भी अपराधों की परिभाषाएं हैं, ठीक है, उन सब में जो हमारे एक्सेप्शंस हैं, हमारे अपवाद हैं, वो इंक्लूडेड माने जाएंगे। विद ईच एंड एवरी ऑफेंस वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट एक्सेप्शन। तो सेक्शन 6 किसकी बात कर रहा है, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन, कि हर अपराध की परिभाषा के साथ एक्सेप्शंस इंक्लूड माने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हर परिभाषा जो अपराध की दी गई है उस अपराध की परिभाषा के साथ क्या माना जाएगा, कि ये जो एक्सेप्शंस है उसके साथ आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे तो सेक्शन 6 किसकी बात कर रहा है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कि सबके साथ अपवाद साथ में चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर। अब देखिए यहाँ पे जहां पे ऐसा लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर है, बिना वारंट के किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसने हत्या की है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दैट पुलिस ऑफिसर क्या माना जाएगा कि वो एक्सेप्शन में आएगा, ही इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, ठीक है, कि अगर कोई ऑफेंस किया गया है तो पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, पावर है, ही कैन अरेस्ट, ठीक है। तो वो अपवादों के अधीन आएगा, इसे हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई बच्चा है जो 7 साल से छोटा है, उसके द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो अलग से फिर से नहीं लिखा जाएगा कि सेक्शन 300 के साथ कि ये जो निम्नलिखित व्यक्ति है वो उनको अपराध किया गया नहीं माना जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है सेक्शन 6 के साथ। सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। अगर कोई शब्द जो एक बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है, वो फिर से एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ द कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विद दैट एक्सप्लेनेशन। सपोज किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट को एक्सप्लेन कर दिया गया है, चोरी की अगर परिभाषा की जाती है, चोरी को एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो आगे उसके आगे के सेक्शंस में जहां भी थेफ्ट वर्ड यूज किया गया है तो क्या माना जाएगा, वहां यही माना जाएगा, थेफ्ट का वही मीनिंग है जो सेक्शन में दिया गया था। जो 378 में जो परिभाषा दी गई थी, हम थेफ्ट को उसी अर्थ में लेंगे, तो थेफ्ट को फिर से नहीं समझाया जाएगा, आपको ये याद रखना होगा। ओके, तो सेक्शन 6 की बात कर रहा है अपवादों की। सेक्शन 7 बात कर रहा है किसकी, कि एक बार अगर कोई पद को स्पष्टीकृत कर दिया गया है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, इट इज टॉकिंग अबाउट जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। अगर ही वर्ड यूज किया गया है, हु ही कमिटेड दैट ऑफेंस, तो ही इंक्लूड शी, ओके, जनरली शी इंक्लूड्स ही, बट हियर ही इंक्लूड्स शी, कि वह शब्द में जहां भी पुल्लिंग वाचक अगर कोई शब्द प्रयोग किया गया है उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, उसमें चाहे वो नर हो या नारी हो, सबको इंक्लूड किया गया, ऐसा माना जाएगा। ये है सेक्शन 8। 9 इज नंबर, 9 नंबर है।
ओके, 9 इज नंबर। तो 9 का नंबर का क्या हो गया कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स द प्लूरल नंबर एंड द वर्ड इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। ठीक है ना। अब बहुवचन में एक वचन आता है, ठीक है ना, और एक वचन में बहुवचन आता है। अगर हमने वह कहा है तो वह एक व्यक्ति भी हो सकता है, वह एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे हम सेक्शन 34, 35, 36 में भी हम देखेंगे तो उसमें अगर वह शब्द है तो वह शब्द का क्या होता है, जनरली हम एक वचन के लिए इसे प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें बहुवचन के रूप में भी इसे प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नाउ 9 इज नंबर हो गया। अब 10वां है मैन एंड वुमेन। द मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र का नर, ठीक है ना, वो किस में आ जाएगा, मानव नर का द्योतक कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मैन। एंड वुमन का अर्थ हो गया किसी भी आयु की नारी, ठीक है ना, मनुष्य के रूप में जो नारी है उसका द्योतक होगा। तो मेल एंड फीमेल का ये मैन एंड वुमेन, इसमें हो गया नर और नारी के रूप में इसको बताया गया है। देखिए सबसे पहले आ गया है 6 में एक्सेप्शंस, 7 is talking about the general explanation, ठीक है, sense of expression once explained, 8 is talking about the gender, 9 is talking about number, 10 is talking about men and women, 11 is person। पर्सन का अर्थ हो गया व्यक्ति। अब देखिए व्यक्ति की परिभाषा थोड़ी सी विस्तृत इसमें दी गई है। विस्तृत कैसे दी गई है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो पर्सन में क्या हो सकता है, पर्सन में कंपनी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन हो सकता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो निगमित हो या नहीं, वो सारे इस परिभाषा में आते हैं। अब इसके बाद अगर बात की जा रही है डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन में जैसे क्वीन की डेफिनेशन थी 13, मैंने आपको कहा था हटा दिया गया। उसके बाद 12 के बाद आपको सिर्फ 14 याद रखना है। 14 में किसकी बात की गई, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। 14 में जब हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार का सेवक, ओके, तो वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड। 3 शब्द याद रखने हैं, कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय अंडर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा व्यक्ति जिसे क्या किया गया है, हु इज कंटिन्यूड अपॉइंटेड, जो अपनी सेवा में कंटिन्यू है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूड मतलब जो लगातार बना हुआ है, अपॉइंट किया गया है, जिसे चुना गया है उस पर्टिकुलर पोजीशन के, और एम्प्लॉयड, उसमें एम्प्लॉयड है, नियोजित किया गया है। तो वो किस परिभाषा में आएगा, वो परिभाषा में आएगा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद 15 और 16 रिपील। अब है 17 में जो परिभाषा दी गई है वो है सरकार की परिभाषा, सरकार में या गवर्नमेंट की परिभाषा। तो देखिए गवर्नमेंट की परिभाषा पहले आई है, इंडिया की परिभाषा बाद में आई है। तो 17 में किसकी बात कर रहे हैं हम, सरकार की परिभाषा की बात कर रहे हैं। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। 18 में हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब भारत की जो जितनी सीमाएं हैं 370 को हटा दिया गया है, तो उस दृष्टि से हमें सेक्शन को देखना होगा। और 19 में है जज, ठीक है, जज का अर्थ हो गया न्यायाधीश। तो 19 में परिभाषा दी गई है जज की। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एनी पर्सन हु ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट आल्सो अ पर्सन। जो व्यक्ति एक जज के डेजिग्नेशन में बना हुआ है वो तो इसमें शामिल है ही, ठीक है ना। इसके अलावा हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, ऐसा व्यक्ति जो लॉ के द्वारा एम्पावर्ड है टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट, ठीक है, जो किसी भी सिविल या क्रिमिनल केस में एक डेफिनेटिव जजमेंट मतलब एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, एक निर्णय दे सकता है, ऐसा निर्णय जिसके विरुद्ध अगर अपील ना की जाए तो वो अंतिम हो जाए। तो एक अंतिम निर्णय देने की क्षमता जो व्यक्ति किसी मामले में रखता है, ठीक है ना। तो अ जजमेंट विच इज कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, और हु इज वन बॉडी ऑफ पर्संस, या फिर वो ऐसा व्यक्ति निकाय का सदस्य है, ठीक है ना, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। ओके, अब इसमें अब आपको एक कुछ चीज याद रखिएगा, कुछ बातें याद रखिएगा। इसमें इलस्ट्रेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कलेक्टर है, अगर वो किसी एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन अ सूट अंडर सेक्शन अंडर एनी सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। कलेक्टर जज हो सकता है कुछ मायनों में। मजिस्ट्रेट अपने जुरिडिक्शन का उपयोग कर रहा है जब वो इंचार्ज है, पर्सन इंचार्ज है, और विच हैज पावर टू सेंटेंस ऑफ फाइन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ही इज अ जज। अ मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ द 1816 ऑफ मद्रास कोर्ट टू ट्राई और डिटरमाइन सूट्स इज अ जज। लेकिन जहाँ पे मजिस्ट्रेट है कि जहाँ पे क्या कर रहा है कि जहाँ पे सपोज जेएमएफसी कोई मैटर को कमिट कर रहा है अपने सीनियर कोर्ट को, यानी सेशन कोर्ट को अगर कमिट कर रहा है, ट्रांसफर मतलब कमिटल हुआ है, ठीक है ना, वो जज में नहीं है, ठीक है ना।
केवल सुपुर्द किया जा रहा है, जैसे कि ये मैटर, दिस पर्टिकुलर मैटर मस्ट इट इज ट्राइबल बाय दी सेशंस कोर्ट ओनली, और इसलिए जेएमएफसी ने इसको क्या किया, कमिट कर दिया। तो कमिटल करना इज नॉट दी वर्क ऑफ अ जज, ठीक है, वो जज में नहीं आएगा। अदरवाइज मजिस्ट्रेट जज हो सकता है पंचायत को। तो आपको यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से जो चीजें याद रखनी है वो है इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। 19 में जज है और 20 में क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का अर्थ क्या हो गया कि अगर जब कोई व्यक्ति जुडिशियली एक्ट करने के लिए सहमत है, और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है। अब इसमें पंचायत की बात की जा रही है तो वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो या न्यायाधीश निकाय जो उस मामले में निर्णय देने के लिए समर्थ हो। तो इस प्रकार से देखिए सेक्शन 6 से लेकर 52A तक सिर्फ परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं को आपको दो तरीके से पढ़ना है, एक तो आपको उनको शब्दों को याद रखना है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे अभी जो डेफिनेशन देखी थी उसमें आता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में आपको यहाँ पे शब्द याद रखने होंगे। कौन से शब्द याद रखने होंगे आपको, कि कंटिन्यूड, अपॉइंटेड एंड एम्प्लॉयड। These are the three important terms. You have to remember that. और सेक्शन 21 जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिस पर प्रश्न पूछा जाता है, हम अपनी अगली क्लास में सेक्शन 21 देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।